अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिपल ए का एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस। रिमेंबर, हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो हमारे टॉपिक्स थे ट्रिपल ए के, लाइक प्रैक्टिस मैनेजमेंट के, हमने लास्ट लेक्चर में एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन किया और टेंडरिंग प्रोसेस का एक क्वेश्चन किया। मैंने आपको एग्जाम टेक्निक्स के बारे में बताया। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर से सीखते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो आपने लेक्चर से, क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेशन से सीखा है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो आज हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन है, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये ऑप्शनल हैं। तो आपको इनके बहुत ज़्यादा लाइक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एग्जाम में, पास पेपर में। मैंने आपके लिए क्वेश्चन पास पेपर से चूज किया है। ठीक है, नो डाउट ये लाइक थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑडिट में कोई क्वेश्चन पुराना नहीं होता। ऑडिट में क्योंकि एक क्वेश्चन की अप्रोच ही कन्वेंशनल होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑलमोस्ट सारे जो फैक्टर हैं वो कंसिडर करता है। तो आइए चलते हैं। बेयर इन माइंड द एग्जाम टेक्निक्स जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, आपने सीखी हैं, एज इट इज हम चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पे। ये बेसिकली एक पार्ट था जो लाइक एग्जाम में आया था, और इसकी एक 9 नंबर की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही आप लाइक कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर बेसिकली क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है जी, और कौन सा सिलेबस का एरिया है। तो आइए चलते हैं, इस रिक्वायरमेंट को देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसकी प्लानिंग भी साथ साथ करेंगे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 2, ये बेसिकली ये इसमें 2-3 एग्जिबिट्स थे, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ सिलेबस थे। मैंने उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि आपके लिए आसानी हो, आपका पर्टिकुलर फोकस जो है ना वो इस क्वेश्चन पे हो, इस एग्जिबिट पे हो। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 2, डिस्कस द implication of the circumstances described in the audit senior's note, and the nature of any reporting which should take place in respect of Heron Company। अब ये अगर आप रिक्वायरमेंट को देखें तो एग्जिबिट 2 में जो इंफॉर्मेशन है, कहता है उसको कंसीडर करते हुए, उसको देखते हुए, उसको यूज करते हुए डिस्कस करें। तो एक्शन वर्ब क्या है? डिस्कस। अब सबसे पहले तो ये है कि डिस्कशन का मतलब ये है कि हमने इस टॉपिक के ऊपर जो भी इशू है इस एग्जिबिट 2 में, हमने डिटेल में बात करनी है। हमने उसके वेरियस फैक्टर्स के ऊपर बात करनी है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। द इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन कहते हैं असरात, अफेक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब इन द ऑडिटर सीनियर नोट। किसके असरात? उन सर्कमस्टांसेस के जो ऑडिटर्स के नोट में हैं। अब इसके लिए तो मैं सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहां तक वो ये कह रहा है कि जो ऑडिटर ने एक नोट लिखा है उसको देखें और उसको डिस्कस करें और उसके असरात बताएं। डेफिनेटली ये असरात होते हैं ऑडिट के ऊपर। एंड द नेचर ऑफ एनी रिपोर्टिंग विच शुड टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हेरॉन कंपनी, और बताएं कि कौन सी रिपोर्टिंग यहां पे होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ हेरॉन कंपनी। हेरॉन कंपनी बेसिकली क्लाइंट है। इसका मतलब अगर मैं इसको एज ए स्टूडेंट देखूं तो इस रिक्वायरमेंट के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में वो कहता है इशू को डिस्कस करेंगे, उसके असरात बताएं। और दूसरे पार्ट में कहता है एंड। जब ये लफ्ज एंड आ गया ना तो इसका मतलब ये है कि आगे से कुछ और भी है इस रिक्वायरमेंट में। द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग। अब इसका मतलब कि कोई रिपोर्टिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है। और मनी लॉन्ड्रिंग में रिपोर्टिंग में ऑडिटर की, अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम ऑलरेडी सिलेबस में कवर कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो कीप इन माइंड दैट लाइक रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है जी। अब ये नंबर कितने हैं? मार्क्स 9 मार्क्स हैं। अच्छा, अब आपने ऐसा नहीं करना कि अच्छा सर हाफ मार्क हो गए डिस्कशन इम्प्लीकेशन के और हाफ हो गए रिपोर्ट के। सम टाइम ऐसा नहीं होता कि हाफ हाफ हो, आपको देखना पड़ता है सिनेरियो। ये सिनेरियो, मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी अहम बात बता देता हूं। मैंने आपको लाइक प्रीवियस सेशन में भी बताई थी कि ट्रिपल ए में, मैं पर्टिकुलरली ट्रिपल ए की बात करता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट जो मार्क्स स्कीम है ना, ये कोई फिक्स नहीं होती। इट ऑल डिपेंड ऑन सिनेरियो।
सिनेरियो खुद बताता है कि कितना आपने आंसर लिखना है, किन किन टॉपिक्स पे आपने बात करनी है। मार्क्स देखें, 9 मार्क्स हैं। 9 मार्क्स के लिए आपने टाइम को कंसिडर करें कि आपके पास कितना टाइम होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, और उस टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कितने एरियाज को कवर कर सकता हूँ इस सिनेरियो में। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है, ओल्ड पैटर्न से है, तो इसके साथ प्रोफेशनल मार्क्स अटैच नहीं है, बट स्टिल मैं जब इसका आंसर टाइप करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल स्किल्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि जब प्रोफेशनल मार्क्स नहीं थे इंक्लूड हुए ट्रिपल ए में, ये तब का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन वो जनरल पॉइंट आपने याद रखने हैं, रेलिवेंट टू सिनेरियो करना है, और दिस डैट एक्सेट्रा, जो मैंने सारे आपको जनरल लाइक बताई थी गाइडेंस। तो आपको रिक्वायरमेंट की समझ आ चुकी है, हमने एक इशू को डिस्कस करना है, उसके असरात देखने हैं, और असरात किस पे, ऑडिट पे डेफिनेटली। ठीक है, और हमने देखना है हमारी रिपोर्टिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब काफ़ी हद तक आपको रिक्वायरमेंट की समझ आ चुकी है, लेकिन जब आप सिनेरियो पढ़ेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट की कंप्लीटली समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको नहीं लगता कि सर ये कौन सा टॉपिक है, ये तो नहीं बता रहा ये मनी लॉन्ड्रिंग का? बिल्कुल भी नहीं बता रहा ये मनी लॉन्ड्रिंग का, कहीं पर जिक्र ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो बाज़ औक़ात ट्रिपल ए में ऐसे होता है कि रिक्वायरमेंट पढ़ के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कौन सा टॉपिक है। भाई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, स्नैरियो पढ़ते हैं, स्नैरियो बताएगा, स्नैरियो के स्टेप्स बताएंगे, इंफॉर्मेशन बताएगी कि ये कौन सा एरिया ऑफ सिलेबस डिस्कस होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं जी, स्नैरियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट करूंगा जो पॉइंट मुझे लगेगा कि ये अहम है, क्योंकि हमने बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है जी। हेरॉन कंपनी इज एन ऑनर मैनेज बिजनेस। इसका मतलब ये कोई स्मॉल बिजनेस है। ऑनर मैनेज, इसका मतलब ऑनर ही इस बिजनेस को मैनेज कर रहा है। इट्स लाइक अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल बिजनेस विच ऑपरेट ए चेन ऑफ बार्स एंड रेस्टोरेंट। This is your first year auditing. This need to be considered. This is the first time you are going to conduct the audit. The client and the audit for the year ended 30th April 2005. Date is always important in audit question. ठीक है जी। तो ऑडिट सीनियर है सेंट ए नोट फॉर योर अटेंशन। इसका मतलब ऑडिट सीनियर ने काम किया है और उसने आपके लिए एक नोट भेजा है। देखें, अब माइंड में अपने डेटा स्किम करते जाएं। ऑनर बिजनेस है, चेन स्टोर है, फर्स्ट ईयर ऑडिट है, 30 अप्रैल 2005 इसका ईयर एंड है। जी आगे चलते हैं। ये वही नोट है जिसके बारे में रिक्वायरमेंट में उसने कहा था कि नोट को देखते हुए आप बताएं, डिस्कस और इम्प्लीकेशंस बताएं। तो यहां से असल क्वेश्चन स्टार्ट होगा। When I was auditing revenue, I noticed something strange. Heron Company's revenue, which is almost entirely cash based. This is potential indicator. This point has to be noted, has to be highlighted. Business is almost cash based. यानी यहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होंगी। इज रिकग्नाइज एट $5.5 million इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसने बता भी दिया कि कैश जो है ना वो $5.5 million है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। However, the accounting system shows that till receipts for cash paid by customers amount to only $3.5 million। टिल ये बताती है, रिकॉर्ड ये बताता है, एविडेंसेस ये बताते हैं कि सिर्फ $3.5 million जो है ना वो रिसीव हुआ है बिजनेस में। ठीक है, रिकॉर्ड में कितना है? $5.5 million कैश। और एक्चुअली जो टिल रिसीट है, जहां से कैश आता है, जहां से रिकॉर्डिंग होती है, वहां पे $3.5 million का कैश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.5 million का डॉलर का जो कैश है वो एक्सेस है। क्यों एक्सेस है? ठीक है, दिस इज स्ट्रेंज। उसने सही कहा था कि ये स्ट्रेंज है। चले आगे चलते हैं, देखते हैं। दिस सीम्स ऑड, डेफिनेटली हमें भी लगा है। सो आई क्वेश्चन एवागुल, एवागुल द फाइनेंस कंट्रोलर अबाउट दिस। जारी बात है, फाइनेंस कंट्रोलर से हमने पूछना था। शी सेड दैट द जैक हेरॉन द कंपनीज ऑनर डील विद द कैश रिसीट। अगेन दिस सीम्स टू बी स्ट्रेंज। फाइनेंस कंट्रोलर ने कहा कि जो ऑनर है ना वो मैनेज करता है, वो डील करता है कैश के साथ। ठीक है जी, मुझे कुछ नहीं पता, यानी वो अक्सर ये कहना चाह रही है। एंड पोस्ट थ्रू जर्नल्स डीलिंग विद द कैश एंड रेवेन्यू। ठीक है, देखिए ये स्केप्टिसिज्म आप एज ए स्टूडेंट मेंटेन करें। क्या ऑनर का काम है कैश डील करना?
इसका मतलब कि अगर फिनांस कंट्रोलर है तो यहाँ पे तो टीम है, कैशियर वगैरह या लाइक अकाउंटेंट वगैरह तो होंगे। तो इसका मतलब वो खुद कैश को डील करता है, जो कि डेफिनेटली बीइंग स्केप्टिकल हमें लग रहा है कि दिस इज ऑड। Eva asked Jack the reason for these journal, but he refused to give explanation. Again is our indicator. जब हमने उस फाइनेंस कंट्रोलर से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने कहा जी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता या बता सकती। ठीक है जी। तो यहां तक स्टूडेंट हमने क्या सीखा कि कैश $2 मिलियन का एक्सेस है। ऑनर खुद कैश को डील करता है, फाइनेंस कंट्रोलर ने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई। तो ये तो स्कैप्टिसिज्म हमें ऑलरेडी ऑडिटर को बताता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्वेश्चनिंग माइंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। वाइल ऑडिटिंग कैश आई नोटिस ए पेमेंट ऑफ $2 मिलियन मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फ्रॉम वन कंपनी बैंक अकाउंट टू एन ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब हमने नोटिस किया, जब हमने पेमेंट रिकॉर्ड चेक किया, तो बैंक से हमें पता चला या बैंक स्टेटमेंट से $2 मिलियन की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हुई है किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में। ये वही $2 मिलियन हो सकता है जो एक्सेस है। इसका मतलब कि ऑनर इज ट्राइंग टू ट्रांसफर द मनी आउटसाइड द कंट्री। तो यहां से ही पोटेंशियल लग गया, देर इज ए पोटेंशियल रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है। अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ। द बैंक स्टेटमेंट शोज दैट द ट्रांसफर वाज ऑथोराइज्ड बाय जैक हेरॉन। इसका मतलब कि ऑनर ने ही उसको ऑथोराइज किया, बट नो अदर डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द ट्रांसफर वाज अवेलेबल। यानी बैंक कहता है कि ये ऑथोराइज तो ऑनर ने किया, लेकिन कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया कि क्यों ट्रांसफर हो रहा है, किसको हो रहा है, एक्सेट्रा। तो बहरहाल ये भी इसका मतलब है कि नो एविडेंस एग्जिस्ट, मींस के नो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट। लिहाजा ये भी एक इंडिकेटर है कि उसने बैंक को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो बैंक ने उसकी लाइक मनी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अलार्म्ड बाय द साइज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड द लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट इट आई क्वेश्चन जैक हेरॉन। तो फिर उसने फैसला किया कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं सीधा क्यों ना जैक हेरॉन यानी कि ऑनर से बात कर लूं। आस्किंग हिम अबाउट द सोर्स ऑफ कैश रिसीव्ड। भाई ये आपके पास $2 मिलियन कहाँ से आया, इसकी तो लाइक सोर्स क्या है, क्योंकि बाकी तो 3.5 मिलियन जस्टिफाइबल है, टिल से रिकॉर्ड मिल गया। द रीजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, और आपने ये क्यों ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉनिक। ही वुड नॉट गिव एनी आंसर एंड बिकम क्वाइट अग्रेसिव। ठीक है जी। पहली बात तो ये कि वो आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई, ऑडिटर के क्वेश्चन का आंसर। ऑडिटर हैव राइट टू आस्क एनीथिंग दैट क्रिएट डाउट इन ऑडिटर माइंड। एंड बिकम क्वाइट अग्रेसिव, ये भी एक डाउट है। ये तो बात को वो क्या करता है, एक स्टैंप लगा रहा है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है, कोई फ्रॉड है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस हैं। क्वाइट अग्रेसिव। देखिए अगर रिकॉर्ड नहीं दे रहा, आंसर नहीं दे रहा, चले आंसर तो उसने भी नहीं था दिया फाइनेंस कंट्रोलर ने, लेकिन उसने एग्रेसिवनेस नहीं थी शो की, तो ये एग्रेसिव हो गया। ये है जी सारा सिनेरियो। और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ज़्यादा बड़ा सिनेरियो नहीं है। और आपके सामने ये सिचुएशन आ चुकी है और आपको पता चल चुका है कि असल में इशू क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने सिनेरियो समझ लिया। अगर ज़रूरत महसूस हो तो दोबारा रिक्वायरमेंट पे आए, अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। रिक्वायरमेंट कहती थी यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 2 डिस्कस द implication of the circumstances described in the auditor senior note and the nature of any reporting which should take place in respect of Iran। देखें, डिस्कस करें ये इसके क्या असरात होंगे और ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड क्या हो सकती है। 9 मार्क्स हैं। देखिए अब आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो गई है कि ये टॉपिक बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी आपके यानी कि माइंड में एक और बात क्लियर हो गई है या हो जानी चाहिए कि ये टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट तो करता है, लेकिन इसमें साथ में रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट भी है। अब 9 मार्क्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूँ। देखिए वी हैव टू डिस्कस द वेरियस फैक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हमें थोड़ा ये भी बताना है मनी लॉन्ड्रिंग है, हमने काफ़ी इसको रिलेट भी करना है सिनेरियो के साथ। इसका मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हमने काफ़ी पॉइंट लिखने हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप वो मैं कैसे करना आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा हमने रिपोर्टिंग के ऊपर भी बात करनी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं जितने पॉइंट डिस्कस करूंगा उसका 1 नंबर होगा। जनरली याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो उसकी डिस्कशन का नॉर्मली 1 नंबर होता है, क्योंकि ज्यादा पॉइंट है।
ठीक है। अब लास्ट प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि आपने हेडिंग्स बना लेनी है, लेकिन वो क्वेश्चन की नेचर ऐसी थी। यहाँ पे हमें हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्कशन है ना। ठीक है। अगर हेडिंग बनाएंगे, एक तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बगैर हेडिंग के आपने अपना आंसर किस तरह से सीक्वेंस में फ्लो के साथ लिखना है। नो डाउट यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, स्किल। लेकिन रिक्वायरमेंट ना भी हो तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप हर अपने आंसर में कम्युनिकेशन स्किल अप्लाई किया करें, यानी प्रेजेंटेशन अच्छी दिया करें, ट्राई टू शॉर्ट वर्डिंग यूज़ किया करें, प्रिसाइज लिखा करें। ठीक है, लिंक किया करें सिनेरियो के साथ। एक अच्छी फ्लो होना चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ आज में गाइड भी करूंगा। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं सबसे पहले रिपोर्टिंग पे बात कर लेता हूँ, मेरे माइंड में दो चार चीजें हैं, भूल ना जाएं। नहीं, रिपोर्टिंग बाद में करेंगे। पहले इसको देखते हैं कि इस मामले को देखिए स्टूडेंट। ये तो हमें समझ आ चुकी है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। तो आइए हम ब्रीफली बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, और फिर इसको हम साथ साथ में रिलेट करते जाएंगे हम सिनेरियो के साथ। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप नंबर होंगे। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं डेफिनेशन। मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस by which criminals attempt to conceal the origin of money obtained from illegal source। देखिए, इससे ज्यादा नहीं जाना आपने। ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा इसलिए नहीं जाना आपने क्योंकि अगर आप ज़्यादा जाएंगे तो जर्नल है। ठीक है, सिनेरियो बेस नहीं है। तो डेफिनेटली मार्क्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, इसके मैक्सिमम एक नंबर आपको मिल जाएगा जो आपने बताना है। अच्छा, ये बताने से आपको फ़ायदा पता क्या होना है? इसको बताने से आपको फ़ायदा ये होना है कि आपने एग्जामिनर को पहले हाथ ये बता दिया है कि भाई ये जो लाइक टॉपिक है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसका मतलब एग्जामिनर के माइंड में आपने एक इम्पैक्ट क्या छोड़ा है कि आपको पता है कि ये सारा इशू क्या है, आपको पता है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, और आपने डेफिनेशन दे के बताया बताया कि मुझे पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। ठीक है जी, जिसे ना मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि स्टार्टिंग आपने क्या लेनी है। ठीक है। अब इसको हम रिलेट करते हैं इस बिजनेस के साथ। फिर ऑन बिजनेस इज entirely cash based, where money laundering is potential indicator। ठीक है। अब आपने इसको साथ में लिंक कर दिया कि भाई ये क्योंकि इनका बिजनेस जो है ना वो लाइक कैश बेस है, तो ये एक पोटेंशियल इंडिकेटर है मनी लॉन्ड्रिंग का। आपने अभी ये नहीं कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है। आगे चलते हैं, हम सिनेरियो के साथ इसको लिंक करते हैं। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग की तीन स्टेजेस हैं। एक है जी प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। स्टूडेंट अगर आप गौर करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों काम हो रहे हैं। पहला काम प्लेसमेंट क्या था, हम रिकॉल कर लें, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले ना आपका नॉलेज सारा अपडेट होना चाहिए। प्लेसमेंट था कि इलीगल मनी को, डिफरेंट इलीगल सोर्सेज से मनी को लेजिटिमेट बिजनेस में प्लेस करना, जो कि इसने कर दिया, इसका बिजनेस लेजिटिमेट है। अब ये $2 मिलियन की जो मनी है ये इसने प्लेस किया। ठीक है। लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग होता है फिर इसकी ओरिजिन को छुपाना, कंसील करना, लेयर बनाना उसकी, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करना। अब ये इसने क्या किया है, इसने बेसिकली लेयर किया है जो ट्रांसफर है बैंक से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करने की। और उसके बाद इंटीग्रेशन स्टेज होती है। इंटीग्रेशन स्टेज क्या होती है कि नाउ योर मनी इज लेजिटिमेट। ठीक है जी। इसका मतलब ये कि इट सीम्स कि ये क्या करेगा, ये लाइक कोई ट्रांजैक्शन करेगा फॉरेन से, और ये कोई सर्विस, और उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा कि नो माई मनी इज एस्टिमेट। ये तीनों स्टेज से गुजरा है।
लेकिन हमने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देनी लेयरिंग की, प्लेसमेंट की, और लाइक इंटीग्रेशन की। इतने इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और इतने मार्क्स भी नहीं है। ठीक है जी। आपने ऊपर डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग के देकर एग्जामिनर को बता दिया भाई मुझे मनी लॉन्ड्रिंग का पता है, ठीक है, तो हमें उस पर डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। $2 million has been found by audit. See which have no evidence. ठीक है। देखिए आपने ना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि आपने ये, मैं सिनेरियो से नहीं है, आपने कॉपी पेस्ट करना। आप इसे अपनी वर्डिंग में टाइप करें, ज़्यादा अच्छा है आपका, ये मेरे हाल से ये टाइम सेव करेगा। वैसे आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कितने कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। नो एविडेंस। इट वॉज प्लेस्ड इन बिजनेस विच मीन्स प्लेसमेंट ऑफ मनी इनटू सिस्टम। ठीक है जी। इसका मतलब आपने इस पॉइंट में क्या किया, प्लेसमेंट के बारे में बता दिया कि 2 मिलियन जो है ना वो फाउंड हुआ है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लेस किया गया है बिजनेस में, क्योंकि वो वहां पे लाइक हमें फन एस्टिमेट में पता चला है। ठीक है जी। आफ्टर डेट द मनी वॉज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड टू फॉरेन बैंक अकाउंट विद नो वैलिड रीजन। अच्छा, ये मैंने कितनी छोटा सा लफ्ज लिखा है, विद नो वैलिड रीजन। अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम बताएं मनी हैज बीन इलेक्टेड ट्रांसफर, द बैंक सेज दैट नो इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अबाउट दिस। तो ये वर्डिंग को थोड़ा शॉर्ट करें, विद नो वैलिड रीजन, कोई वैलिड रीजन नहीं था। दैट सीम्स टू बी लेयरिंग बाय ट्रांसफरिंग मनी आउटसाइड द कंट्री बैंक। ठीक है, तो किस तरह से आपने इस पॉइंट में क्या किया है, इस पॉइंट में लेयरिंग बताई है उसने कैसे की है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको मैंने जैसे बताया एक नंबर होगा, आपको एक नंबर इसका मिल जाएगा यहाँ पे, लेयरिंग का। एक नंबर आपको मिल जाएगा इसका, ये जो आपने बताया प्लेसमेंट का। और एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा कि आपने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, और ये लगता है कि यानी कि इसका मतलब 3 नंबर की रिक्वायरमेंट आप कर चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद लाइक हेरॉन में retransfer money to its business later, showing it has been generated by any valid transaction। ये है जी इंटीग्रेशन स्टेज। हेरॉन में रीट्रांसफर दिस मनी इनटू द बिजनेस, वो बाद में किसी तरीके से इस बिजनेस को बिजनेस में रीट्रांसफर करेगा और बताएगा कि मेरा बिजनेस लेजिटिमेट है। तो ये आपने जो 3 स्टेप्स बताए हैं ना, ये बेसिकली आपने प्लेसमेंट और लेयरिंग और बताए हैं जी, लाइक इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एटलीस्ट 4 मार्क्स का आप कर चुके हैं। और वर्डिंग देखिए कितनी शॉर्ट है, क्योंकि कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट इन माइंड, 9 मार्क्स है मेरे पास। ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिखना है एक वैलिड, इसका मतलब मैंने 9 पॉइंट पे बात करनी है, 4 में कर चुका हूँ। ठीक है। अब आगे चलते हैं जी।
और इसमें अब हम लाइक देखते हैं कि फर्दर क्या हो सकता है। अब आपने ये तो लिंक कर दिया सिनेरियो के साथ। अब आपने आगे बात करनी है जो लाइक ये जो फाइनेंस कंट्रोलर ने कहा और उसका एग्रेसिवनेस हुआ। कंसीडरिंग द पोस्टिंग ऑफ कैश एंड aggressive behavior of hero, it seems involved in, in, in- ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लफ्ज लिखा है मे बी इन्वॉल्व। अभी भी मैंने उसको ये नहीं कहा कि वो मनी लॉन्ड्रर है, क्योंकि ऑडिटर को बड़ा प्रोफेशनल बिहेवियर यही हमें बताता है। हम ऊपर स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन हम एक क्वेश्चन में ना इतने हार्ड नहीं होंगे, इतने हार्श नहीं होंगे, हम कहेंगे कि जी वो मनी लॉन्ड्रर है, ठीक है। लेकिन हम ये बता चुके हैं ऑलमोस्ट, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। क्योंकि हमने कहा कि कंसिडरिंग द पोस्टिंग ऑफ कैश, कि ये बड़ा एक अजीब है, और अग्रेसिव बिहेवियर उसका जो है ये बताता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। $2 million इज मटीरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने कहा था ना, वेयर अप्रोप्रिएट कैलकुलेट मटेरियलिटी, तो आपको एनालिसिस और एवैल्यूएशन के नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये $2 million मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो कैसे पता चला हमें? भाई 5.5 मिलियन का टोटल कैश है, और 2 मिलियन डेफिनेटली मटेरियल अमाउंट है, ठीक है। ऑडिटर, उसने कहा था ना इम्प्लीकेशंस। अब मैं आपको इम्प्लीकेशंस बताने लगा हूँ। डिस्कस तो हमने कर लिया इशू, अब इम्प्लीकेशंस बताता हूँ। ऑडिटर नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल skepticism as potential indicator of फ्रॉड। फ्रॉड भी कह सकते हैं या आप इसे लाइक मनी लॉन्ड्रिंग कह लें, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग भी तो फ्रॉड है। ठीक है। तो ये है 2 मिलियन इस मटेरियल। आपने एक पॉइंट, एक नंबर आपको इसका भी मिलेगा कि आपने बताया कि अब आपको इसके असरात क्या होंगे, आप इंडिकेटर को कंसीडर कर स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे एक मसला आया है, वो मसला है टिपिंग ऑफ का। जब हमने डिस्कस किया था ना लाइक ऑनर के साथ, ऑडिट सीनियर ने, असल में वो सीनियर है, वो उतना ज्यादा कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इट सीम्स लाइक कि वो टिपिंग ऑफ कर रहा है। देखिए, जब आपने फाइनेंस कंट्रोलर के साथ डिस्कस किया तो आई थिंक कि वो एक टिपिंग ऑफ तो नहीं था, लेकिन वो भी उसको बता सकता है। लेकिन जब आपने उससे डायरेक्ट पूछा ना हैरान से, हाँ भी आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसे बता रहे हैं कि अलर्ट हो जाओ, हमें पता चल गया कि आप एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर जाएगा, ये एक पता चल जाएगा, वो अपनी सेफ साइड करेगा। तो इट लाइक अ टिपिंग ऑफ, तो इस पे भी हमने बात करनी है। ऑडिट सीनियर हैज डिस्कस द इशू विद Iran that indicate Iran may be aware of the situation that can be keeping on by the auditor, which is also an offense in money laundering।
अब ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपने लिखा है, ये नहीं मजीद लिखा है, ठीक है जी। इसमें आपने बताया है कि ऑडिटर ने जो डिस्कस किया है ये अलर्ट कर देगा सिचुएशन को, उस हेरॉन को, ऑनर को, और ये टिपिंग ऑफ हो सकती है। ठीक है, टिपिंग ऑफ भी एक ऑफेंस है। अच्छा, मुझे अब टिपिंग ऑफ की डेफिनेशन देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ऑडिटर may consider to withdraw from audit। ठीक है जी। and states the reason in state the reason of withdrawal। देखिए, जब हम विड्रॉ करेंगे तो हमें वो विड्रॉवल की रीजन भी तो बतानी पड़ेगी ना, वो स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसिस में। ठीक है जी। डेट कुड आल्सो बी टिपिंग ऑफ। अब ये भी एक टिपिंग ऑफ हो सकती है कि जब हम बताएं कि जी हमें पता चल गया मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है एक्सेट्रा, तो ये भी अगेन टिपिंग ऑफ हो सकती है। दिस सिचुएशन नीड टू बी कंसिडर वेरी केयरफुली। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट मैंने ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन का एक पार्ट है ना वो कर दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप, दिस इज 1 मार्क। ठीक है जी। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, और इसका लिंक हेरॉन के साथ, लिंकेज लाजमी करनी है। उसके बाद प्लेसमेंट, ये 2 नंबर हो गया आपके पास। उसके बाद आपकी लेयरिंग, लिंक सिनेरियो के साथ किया है साथ में, ये 3 नंबर हो गए। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये 4 नंबर हो गए। ठीक है। उसके बाद ये हमने बताया कि उसका बिहेवियर, ये 5 हो गए। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेटर, ये आपका 6 नंबर हो गए। और ये एंड वाला पॉइंट, विड्रॉवल वाला, ये 7 नंबर हो गए। इसका मतलब 7 नंबर के लिए मैं रिक्वायरमेंट अभी कर चुका हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं इस पे नहीं कुछ डिस्कस करूंगा। देखिए, इस सारे आंसर में मैंने लिंकेज भी की है। ठीक है, यानी सिनेरियो के साथ भी लिंक किया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को फॉलो भी किया है। ठीक है। तो ये है हमारा लाइक क्राइटेरिया जो आपने देखना है किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन में। अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट रहती है, और वो है जी लाइक बताएं कि क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगी, यानी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। उससे पहले अपने माइंड में फौरी तौर पर, जैसे रिक्वायरमेंट आप कर रहे हैं ना माइंड में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का आ गया था ना, इसी तरह आपने माइंड में एक लेस देन 1 मिनट के लिए सोचें। अच्छा, हमारी रिपोर्टिंग क्या है, वी हैव टू रिपोर्ट टू MLRO, देन MLRO विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। और बिफोर रिपोर्टिंग टू MLRO, द सीनियर कैन आल्सो डिस्कस द मैटर विद द सीनियर ऑडिट मैनेजर स्पेशली। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे देखना पड़ेगा। 2 मार्क्स हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। और 2 पॉइंट मेजर लाइक इस तरह हमने लिखना है कि इसमें इस रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट को भी हमने कंसिडर करना है। ऑडिटर में नीड टू रिपोर्ट द मैटर टू MLRO बिजनेस एज कंपनी MLRO। ये हम ना बता रहे हैं कि मे हैव लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो सकती है क्योंकि कैश बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पे हो सकती है वी हैव टू रिपोर्ट टू MLRO। रिपोर्ट में इंक्लूड सस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड एविडेंस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। अच्छा, इस रिपोर्ट में आपने क्या करना है,
इस रिपोर्ट में आपने एक तो ट्रांजैक्शन जो है ना वो बतानी है कि कितने की है, और लाइक 2 मिलियन की है, उसकी अमाउंट बतानी है। सस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, वो डेफिनेटली हैरॉन ही होगा। और सम स्पोर्टिंग एविडेंस जो आपने कलेक्ट किए होंगे, और स्पोर्टिंग एविडेंस वही है कि उसका बात ना करना, उसका ना बताना, एग्रेसिव होना, बैंक की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन ना आना। तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ऑडिट सीनियर कैन डिस्कस द मैटर विद ऑडिट मैनेजर if he is inexperienced but reporting the money laundering या reporting to the MLRO is responsibility of audit senior। ये एंड पे एक बड़ा अहम पॉइंट मैंने लिखा है, ये 2 पॉइंट, आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ। ठीक है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें फेलिंग एज फेलिंग to report is also a criminal offense। ठीक है जी, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा, ऑडिट सीनियर से डिस्कस करें, अगर आपको सिचुएशन का नहीं आइडिया हो रहा, आप थोड़े से इन एक्सपीरियंस हैं, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा कि व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, क्या आपको करना चाहिए अंडर द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है, स्टूडेंट याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट सीनियर की है, वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट। इस सिचुएशन में ऑडिट सीनियर ने ही रिपोर्ट करना है एमएलआरओ को। ये नहीं हो सकता कि ऑडिट सीनियर अगर कहे अच्छा मैंने ऑडिट मैनेजर को बता दिया, वो सीनियर है, वो जाने, उसका काम जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने इशू को आइडेंटिफाई किया है, आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, यू कैन डिस्कस। ठीक है जी, आप डिस्कस करते हैं क्योंकि मैटर बड़ा सिग्निफिकेंट है, मैटर बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, यू कैन डिस्कस विद द सीनियर, सीनियर कैन गाइड यू। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली। बट रिपोर्टिंग टू एमएलआरओ जो है ना, वो ऑडिट सीनियर ने ही करनी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 पॉइंट आपने एक एक नंबर के लिए टाइप किए हैं, और ये पॉइंट जो है ना वो आपने सारे ऊपर वाले सिनेरियो के साथ किए हैं। दिस इज मैक्सिमम स्टूडेंट। ये जो आपका आंसर है ये प्रिसाइज भी है, इसका फ्लो भी अच्छा है, सीक्वेंस भी अच्छी है, लिंकेज टू सिनेरियो भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स होती, लाइक वैल्यूएशन या एनालिसिस, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलते। ठीक है जी, स्केप्टिसिज्म होता, स्केप्टिकल स्किल होती, तो वो भी हमें पॉइंट मिलते, जैसे हमने ये डिस्कस किया ना, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हमें मार्क्स ज़रूर मिलने थे। डिस्कस करें, हमने फिर ये भी देखा टिपिंग ऑफ, यहाँ पे भी हमें नंबर मिले थे स्केप्टिकल के। तो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट, तो दिस इज़ द क्राइटेरिया आपने यूज़ करना है ट्रिपल ए में। ये आंसर अगर मैं आपको बताऊं, लाइक ये आंसर जो हमने टाइप किया है, दिस इज मोर देन इनफ अंडर द टाइम कंस्ट्रेन। हम इतना ही कर सकते हैं, हमें परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, लेकिन हमें टाइम कंस्ट्रेन में रहते हुए उसकी क्वालिटी पे भी उतना कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, अब ये जो आंसर है ना, इसको जब मार्क करेगा ना आपका एग्जामिनर, ठीक है, ये सारे जो मैंने आंसर लिखा है ना, जितनी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा स्टूडेंट, ये सारे का सारा बेसिकली एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। तो डेफिनेटली वो आपको इसमें अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सिलेक्ट किया है, दिस वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग की भी रिक्वायरमेंट है, इसमें लाइक प्रोसेस भी वो लाइक स्टेजिस, प्लेसमेंट, लेयरिंग वगैरह भी फॉलो किया गया है। तो इसको आप बेस बनाएं। ठीक है जी, ये आपकी एग्जाम किट में भी है क्वेश्चन। ठीक है, हेयर ऑन क्वेश्चन है, एग्जाम किट कैपलान की 50 नंबर क्वेश्चन है। आप इसे चाहें तो वहां से रीड कर सकते हैं, आप इसके आंसर भी
रीड कर सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड आंसर ज़रूर रीड कीजिएगा। नो डाउट आंसर को लाइक उसे सीखें, लेकिन उसको आपने बेस नहीं बनाना, बेस इसको बनाना है जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि आंसर परफेक्ट होते हैं, 100% होते हैं, और हम परफेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ उसको देखें, उसका फ्लो देखें, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन्ड होता है आंसर। वो इतना लिखा होता है कि बाद में स्टूडेंट कहता है सर आप नहीं देखें, इतना लिखा है उसका तो इतना ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ बेटा ये देखो, फिर ये 9 मार्क्स, तो 9 मार्क्स का टाइम कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है जी, तो फिर मुझे बता दो कि लाइक मैक्सिमम अगर इसमें प्रोफेशनल स्किल्स भी होती तो 9 मार्क्स का 2.4 के अकॉर्डिंगली क्या आपके पास टाइम था? 20-21 मिनट, जिसमें आपने ये क्वेश्चन पढ़ना भी है, टाइप भी करना है, इसकी प्लानिंग भी करनी है। तो ये दिस इज लाइक द क्राइटेरिया। ठीक है, और ये जो मेरी बातें हैं ये मेरा आंसर है, आप इसको नोट कर लें और आप इसको जाके आंसर पढ़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी बट प्रिसाइज। तो दिस इज़ द लॉजिक, दिस इज़ द क्राइटेरिया जो एग्जामिनर को चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके आंसर ज़रूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट लाइक प्रैक्टिस सेशन में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे ऑडिटर लायबिलिटी के क्वेश्चन की, कि ऑडिटर की लायबिलिटी, उसका टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आज की क्लास से आपने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड किया है। मैंने आपको स्पेशली बताया कि आपने खुद मार्किंग स्कीम कैसे करनी है, कैसे सिनेरियो को लेकर। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।